आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं क्लास 19। आज हम देखेंगे NCVT फरवरी 2019 सेमेस्टर सेकंड का पेपर। ये एक साल की ट्रेड्स के लिए कॉमन पेपर आया था। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार सारी क्लासेस को एक बार देख लें। और आज जो है हम ये लास्ट पेपर करने जा रहे हैं, क्योंकि अब 5 साल के जो पेपर्स थे हमारे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर और भी कोई पेपर नए मिलते हैं तो मैं आपको आगे भी वो पेपर करा दूंगा। इसके बाद आगे अब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीरीज़ कल से शुरू करेंगे। तो कल से बहुत इम्पोर्टेंट है, कल फर्स्ट क्लास है, तो आप सभी को ज़रूर आना है और ज़रूर से वो पूरी सीरीज़ आपको देखना है। बहुत अच्छी सीरीज़ होने वाली है वो। क्वेश्चन नंबर 1, सामान उत्पादन या बनाने वाली इंटरप्राइजेस कहलाती है। तो सामान बनाने वाली या इस तरीके की जो इंटरप्राइजेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? उत्पादन करने वाली इंटरप्राइजेस, है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इनको हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 2, लघु सेवा उद्योग के लिए उपकरण में निवेश की सीमा है। तो जो लघु उद्योग होते हैं, लघु सेवा उद्योग होते हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें क्या होता है? टूल्स में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में, उसकी लिमिट क्या है? उसकी लिमिट है 10 लाख से 2 करोड़ रुपए। 10 लाख से 2 करोड़ रुपए। TCQ का अर्थ है, TCQ का पूरा नाम आपको पहले भी मैंने बताया था। TCQ का पूरा नाम क्या होता है? टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, उद्यमिता को यह भी कहा जाता है। तो इससे पहले जो एक पेपर था उसमें हमने आपको इसका आंसर बताया था रोजगार देने वाला, क्योंकि वहाँ स्वरोजगार जो है वो ऑप्शन था नहीं, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वहाँ ऑप्शन नहीं था, केवल एम्प्लॉयर ऑप्शन था। तो जब स्वरोजगार ऑप्शन अगर नहीं दिया तो आप लगाएंगे रोजगार देने वाला, लेकिन अगर स्वरोजगार ऑप्शन में है तो आपको क्या लगाना है? स्वरोजगार, मतलब खुद ही रोजगार को पैदा कर दिया उसने, खुद ही रोजगार को पैदा करने वाला, खुद को ही रोजगार देने वाला। सॉफ्टवेयर का नाम बताएं जिसका प्रयोग वाउचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टैक्सेशन में होता है। तो सबको पता है किसका होता है? टैली। टैली सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं वाउचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टैक्सेशन बनाने के लिए। निम्नलिखित में से नॉन ग्रीन हाउस गैस को पहचानिए। तो आपको पता है कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या होती हैं? वो गैसेस होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं, है ना। ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से होती है वो क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। मेनली जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं आपके लिए सबसे पहले वाटर की जो वेपर्स हैं, यानी कि पानी की जो वाष्प है वो वाटर की वेपर्स, ठीक है, पानी की वाष्प। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। फिर मीथेन गैस, है ना, मीथेन गैस। और नाइट्रस ऑक्साइड। और क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस, है ना, O2 लिख देता हूँ ऑक्साइड की जगह, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये मेन 4 होती हैं जो मेनली होती हैं। इसके अलावा एक ओजोन लेयर है, O3। ओजोन गैस जो है वो भी इसके लिए, मीथेन गैस के लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, मतलब वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और जितने भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, HFC, जितनी भी CFC गैसेस और HFC गैसेस, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, वो सभी भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। वो सभी भी ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली जो है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप मेनली कौन सी बताएंगे? ये 4 बताएंगे, ठीक है। मीथेन, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। चलो देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से नॉन ग्रीन हाउस गैस पहचानिए। तो मीथेन मैंने आपको बताया ये तो मेन ही है, नाइट्रस ऑक्साइड मैंने आपको बताया मेन है, और CFC और HFC मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी। तो सल्फर डाइऑक्साइड हेक्साफ्लोराइड क्या है? HFC की श्रेणी में आता है, तो ये भी है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हालांकि ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में ये भी है, लेकिन ये बहुत वीक होती है। तो बहुत वीक होने की वजह से इसको ग्रीन हाउस गैस में हम उसको नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे घातक वातावरण प्रदूषण है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें मेनली जो पॉल्यूशन होता है वो होता है थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है।
थर्मल पॉल्यूशन। सामान्यतः मानव के सुनने की आवृत्ति की सीमा है, तो हम जो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को हम सुन पाते हैं वो कौन सी होती है? वो होती है 10 हर्ट्ज से लेकर 15,000 हर्ट्ज तक। अगर 10 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आएगी तो हम उसको नहीं सुन पाएंगे अपने खुले कानों से, नंगे कानों से, बिना मशीन के, तो हम नहीं सुन पाएंगे। और अगर 15,000 से ऊपर की होगी तो फिर उसको भी हम नहीं सुन पाएंगे, उसको भी हम सेंस नहीं कर पाएंगे। निम्नलिखित में कौन नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा है? नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा कौन सी होती है? जिसको हम फिर से बना नहीं सकते, जैसे कि सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या है? रिन्यूएबल है। आपने एक बार सौर ऊर्जा यूज़ कर लिया, फिर से यूज़ कर सकते हैं। मीथेन फिर से बना सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप फिर से बना सकते हैं। लेकिन कोयला जो है वो कैसे बनता है? वो नेचुरली मिलता है ना। कोयला कैसे बनता है? नेचुरली बनता है, और उसको आप बना नहीं सकते वापस से, ठीक है। तो वो एक क्या है? एक लिमिटेड स्रोत है आपके पास। एक बार कोयला अगर ख़त्म हो जाएगा तो वो फिर आप उसको नहीं बना पाएंगे। पानी का प्राथमिक स्रोत है, तो आज भी आपको पता है कि जितने भी विलेजेस हैं इंडिया में, वो सभी कैसे, उनको जो खेती होती है उसमें इरिगेशन होता है, पानी दिया जाता है खेतों को, तो वो कैसे दिया जाता है इरिगेशन सिस्टम? वो बारिश के पानी पर ही डिपेंडेंट है। तो आज भी जो पानी का प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? वो बारिश का पानी ही है। ऑक्यूपेशनल सुरक्षा कार्य के ग्राहक कौन है? ऑक्यूपेशनल सुरक्षा मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो है वो किसके लिए फंक्शन है? तो वो फंक्शन है एक संगठन के सभी कर्मचारी और सभी समुदाय। एक कोई भी संगठन है तो उसके सभी कर्मचारी और सभी समुदाय। कार्यस्थल पर विद्युत झटके दुर्घटना का मुख्य कारण है। कार्यस्थल पर मान लो विद्युत के झटके जो लग जाते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, तो वो क्यों लग जाता है? सुरक्षा कपड़े ना पहनना नहीं, ये तो मुख्य स्रोत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सुरक्षा कपड़े पहनते हैं। पावर सप्लाई के आइसोलेट में चूक, हाँ ये एक चूक हो सकती है जो मुख्य कारण होती है। ज़्यादातर इसी वजह से होते हैं कि पावर सप्लाई को ऑफ़ किया लेकिन गलत पावर सप्लाई ऑफ हो गई, या वो आइसोलेट नहीं हो पाई, उससे पहले आपने यूज़ कर लिया, है ना। सुरक्षा चिन्ह ना देखना तो नहीं, ये गलती तो नहीं कर सकते। और ख़राब देखभाल तो ये भी नहीं, पुअर सुपरविजन भी नहीं, सभी ये काम तो सभी करते हैं। लेकिन पावर सप्लाई का आइसोलेट में कभी कभी चूक हो जाती है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। हाथ की सुरक्षा इसके द्वारा किया जाता है। तो हाथों की सुरक्षा के लिए हम क्या कहते हैं? बूट, चश्मा, दस्ताना या रेस्पिरेटर। तो हम क्या यूज़ करते हैं? दस्ताना। बूट हम पैरों के लिए पहनते हैं, चश्मा आँखों के लिए, और रेस्पिरेटर हम अपने सांस से संबंधित चीज़ को रोकने के लिए। रेस्पिरेटर में आपका फेस, आपका जो आपकी नाक है, जो आपका फेस है, जो आपके कान है, जो आपके नाक है, जो आपकी आँख है, वो सभी बच जाते हैं। रेस्पिरेटर में सब कुछ होता है, एक हेलमेट टाइप का होता है। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार पुरुषों के लिए सिर पर या हाथ से ढोने वाले कितने अधिकतम भार की आज्ञा है? तो आप फैक्ट्री एक्ट के अनुसार क्या है? आप किसी भी मजदूर से 50 kg तक मैक्सिमम का वेट है वो आप उससे उठवा सकते हो। एक जगह से दूसरी जगह आपको उठाने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर अगर वेट है तो आपको मशीनरी यूज़ करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15, फाइटिंग विधि में रिमूवल ऑफ टेम्परेचर जाना जाता है। रिमूवल ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब है? टेम्परेचर को हटाना। तो उसका क्या मतलब है मेनली? कि आप उसको क्या कर रहे हो? कूलिंग कर रहे हो, कूलिंग कर रहे हो। फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था? तो आपको पता है फैक्ट्री एक्ट हम लोग इतने दिन से देख रहे हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो 1948 में लागू हुआ था। भत्ते के भुगतान एक्ट मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अनुसार कौन सा भत्ता निम्नलिखित में से एक रिम्यूनरेशन के साथ सम्मिलित नहीं है? तो कोई बोनस राशि, हाँ ये सम्मिलित नहीं है ना, ये सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई बोनस राशि। बाकी जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसमें महंगाई भत्ता भी है, मेडिकल भत्ता भी है और शहर कंपनसेशन भत्ता भी है। अगर आप किसी को एक बड़े महंगे शहर में भेजेंगे तो क्या होगा? आपको उसको भत्ता देना पड़ेगा। अगर कोई मेडिकली इंजरी हो जाती है या कोई बीमार हो जाता है तो आप उसको मेडिकल भत्ता देते हैं। अगर महंगाई एकदम से बढ़ जाती है तो आप उसको डीए देते हो, महंगाई भत्ता देते हो। लेकिन कोई बोनस राशि आप उसको नहीं देते हो। बोनस राशि केवल आप उसको कब देते हो? जब वो मतलब मे बी कि काम अच्छा करे, उसके लिए आपने बोनस राशि दी है। जो भी आपके रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको बोनस राशि देते हो। कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण हुई शारीरिक अक्षमता से ग्रसित कर्मचारी को किया जाने वाला भुगतान कहलाता है। तो मान लो कार्य के दौरान कोई एम्प्लॉई है, उसको क्या हो गई? दुर्घटना के कारण
शरीर में कोई अक्षमता हो गई, जैसे उसका हाथ कट गया, हाथ की उंगली कट गई, या वो किसी तरह से ऐसी कैजुअलिटी हो गई जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा एक लंबे समय तक, तो आप उसको क्या देंगे, उसको आप डिसेबलमेंट बेनिफिट देंगे, अक्षमता का लाभ देंगे, है ना। अब वो काम करने लायक नहीं रहा तो अब आप उसको क्या करेंगे, उसको कुछ कंपनसेशन देंगे जिससे वो अपना जीवन जी पाए। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार महिला के कार्य करने पर निषेध है। तो फैक्ट्रीज़ में जो महिला हैं वो शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम नहीं कर सकती। ये फैक्ट्रीज़ एक्ट में रूल है। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 AM के पहले और 7 PM के बाद, मतलब सुबह 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद काम करने पर निषेध है। निषेध मतलब नहीं कर सकती। कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट लागू नहीं होता है। कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट जो है वो सशस्त्र बल में कार्यरत कर्मचारी, हाँ, इस पर लागू नहीं होता है। वेयर हाउस में कार्यरत कर्मचारी पर लागू होता है। आवासीय होटल में कार्यरत कर्मचारी पर लागू होता है। प्रिंटिंग एस्टेब्लिशमेंट में कार्यरत कर्मचारी पर भी ये लागू होता है। क्वालिटी यंत्र में हिस्टोग्राम का क्या अर्थ है। तो देखो, क्वालिटी यंत्र में हिस्टोग्राम का क्या मतलब है। तो हिस्टोग्राम होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, हिस्टोग्राम क्या होता है कि पर्टिकुलर इस तरह से आप एक ग्राफ बनाते हैं और इस ग्राफ में आप क्या बनाते हैं, जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा ना, उसमें बनाते हैं कि किस ओवर में कितने रन गए और कितने विकेट आए। तो इसी तरह से हम क्वालिटी यंत्र में भी हिस्टोग्राम बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि सपोज पर्टिकुलर एक जो एरिया है, तो इस एरिया में क्या है, कितने नंबर ऑफ टूल्स हैं, मान लो इतने हैं, है ना। इधर आपने क्या किया, नंबर ऑफ टूल्स दिया 2 4 6, और इधर आपने क्या किया, एरिया, मान लो ये कोई एक एरिया है, ये आपका मैनपुरी है, ये आपका पंजाब है या स्टेट है, या आपने क्या किया कि कोई भी एक लोकेशंस ले ली, तो अलग अलग लोकेशंस पर ये क्या हुआ, ये आपने हिस्टोग्राम्स बना दिए। अब ये आपको क्या बताएगा हिस्टोग्राम, कि वितरण के आकार कैसा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, कि भाई कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जनरली काम के अकॉर्डिंग होता है, कहाँ कितना काम है और कितना यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप इसको कैसे चेक करते हैं, आप इसको हिस्टोग्राम से चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, वितरण का आकार इंगित करना या इंडिकेट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वेस्ट शब्द किस रूप में प्रयोग होता है। तो वेस्ट शब्द को हमने आपको बताया था कि ये एक जापानीज वर्ड है, मुड़ा 3M, इसका आंसर तो होगा ए, ठीक है। ये किससे है, ये 3M से रिलेटेड है, 3M से रिलेटेड है। 3M क्या क्या था, ये आपको तीनों ही चीज़ें ऑप्शन में दिख रही हैं 3M की, मुड़ा, मूरा और मुरी, मुड़ा, मूरा और मुरी। मुड़ा क्या होता था, वेस्ट, ये क्या होता था, वेस्ट से रिलेटेड है कि मिनिमम वेस्ट हो। फिर अनइवन, जो भी अनइवननेस है ना, अनइवननेस, जितनी अनइवननेस है उसको क्या करना है, आपको इवन करना है। जैसे किसी एक कर्मचारी पर ज़्यादा काम है और एक कर्मचारी पर कम काम है, तो आप क्या करेंगे, उसको अनइवननेस को कम करेंगे। तो इसको आप क्या बोलते हैं, मूरा बोलते हैं। और मुरी किसको बोलते हैं, किसी के पास अगर ओवर बर्डन है, वो भी लिख देता हूँ मैं, आप इसको पूरा लिख देना, ओवर बर्डन। अगर किसी एम्प्लॉय को ओवर बर्डन हो रहा है तो उसका ओवर बर्डन कम करना, मतलब उसके पास अगर ज़्यादा लोड हो रहा है तो उसके लोड को कम कर देना, इसको क्या बोलते हैं, मूरी बोलते हैं। तो आपको ये तीनों 3M जो है क्वालिटी के 3M, इसको आपको याद रखना है 3M, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट में इसका यूज़ होता है। मूड़ा होता है वेस्ट, मूरा होता है अनइवननेस और मूरी होता है ओवरबर्डन। तो इसका आंसर क्या होगा, आपसे पूछा है वेस्ट शब्द, तो वेस्ट क्या होता है, मूड़ा। स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत संगठन ISO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ISO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, जिनेवा। तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और ये 1947 में ISO को जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब जिनेवा में क्या हो रहा था, ISO का हेडक्वार्टर बन रहा था। डिज़ाइन के एक्सीलेंस में उत्पादन कम करने और ग्राहक की आवश्यकता कम करने के संबंध में क्वालिटी चरित्र चिन्ह क्या है। तो डिज़ाइन में आपसे पूछ रहा है, अच्छा एक मिनट, उत्पादन तो कम नहीं, उत्पादन नहीं, क्या है, एक्सीलेंस ऑफ क्वालिटी, एक्सीलेंस ऑफ द डिज़ाइन इन रिलेशन ऑफ द ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, ईज मतलब उत्पादन को कम करना नहीं, उत्पादन को क्या करना, आसान करना। तो डिजाइन के एक्सीलेंस में उत्पादन आसान करने और ग्राहक की आवश्यकता कम करने के संबंध में
क्वालिटी चरित्र चिन्ह क्या है, तो इसका क्या है, क्वालिटी का डिज़ाइन। इसका आंसर क्या होगा, क्वालिटी का डिज़ाइन ही है जो क्या करता है, उत्पादन की जो आसान बनाता है उत्पादन को, और ग्राहक की आवश्यकता के हिसाब से बनाता है, ग्राहक को क्या चाहिए उसी के हिसाब से बनाता है। कौन सर्टिफाइड आईएसओ स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसमें से सर्टिफाइड आईएसओ स्टैंडर्ड क्या नहीं है, आईएसओ 9010 है ना। जो मेन आईएसओ हमने आपको 4 बताए थे, आईएसओ 9000, 9001, 9004 और 19011। और इसके अलावा जो आईएसओ होते हैं वो आईएसओ 9001, 9002, 9003, ये तीनों ही क्या हैं, आईएसओ स्टैंडर्ड हैं, और आईएसओ 9010 आईएसओ स्टैंडर्ड नहीं है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।